चलिए लिखिए। एक ऐसे कर लीजिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में एक डिफरेंस लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। बताइए दोनों में मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होगा, ए का कि बी का? है किसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा? पहले तो आपने यार ए का बोला, फिर बोला बी का, फिर बोल रहा है बराबर है, तो सब तो बोल ही दिया यार, तो बचा क्या है इसमें? आप बिना ऐसे ही अनथाई मारते रहता है। इसमें ये वाला याद रखिएगा, इसमें CH3 ग्रुप होता है थर्ड पायरोल वाले रिंग में, और इसमें CHO ग्रुप होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज़्यादा है ना, तो इसलिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया ना। लेकिन यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप है ना, तो ये हाइड्रोजन तो एक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ, मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होगा, ये तो बताए। मोलिकुलर वेट निकालने जानते हैं ना आप लोग? बी का। अच्छा, बी का होगा। हाँ, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो 16 तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया ना, और यहाँ पे इसका होगा हमारे अंदाज से 793 होगा, इसका होना चाहिए 807 होगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत दिन से निकालना भी बहुत आसान है। 12 × 55 प्लस 72 × 1 प्लस 16 × 5 प्लस नाइट्रोजन का 15 × 4 और मैग्नीशियम का 24 ना, करिएगा तो आ जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होगा, 24 ना होगा, है 14 15 दोनों है। देखो, अरे वो आइसोटोप वगैरह करते तो दोनों हो जाता है। कन्फर्म है ना, ये नहीं कि फिर उसको निकालो एक बार, देखो इतना आता है। मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, तो 1 मिनट का काम है, गुना उना करने में तो टाइम लग जाएगा।
892 आ रहा है, तो वही आता होगा। आठ सौ बानवे और 906 आ गया। मुझे ऐसा क्यों दिमाग में था। आया ना? कितना आया? नहीं निकाला, किसी ने नहीं निकाला, इतना आया इसका। इसका 900। चलिए ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं। सब पढ़ा दिया क्लोरोफिल में। आगे लिखिएगा, एसेसरी पिगमेंट वाला लिखिएगा, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है दो तरह का होता है, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन होगा C40H56, जैंथोफिल होगा C40H56O2। ये जो होगा आपका सोलुबल इन लिपिड। कहाँ पाया जाता है ये? प्रेजेंटिन क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। सोज रेड एंड सोज रेड एंड मेन रेड लिखी ना, रेड कलर। इसमें लिखिएगा सोज ब्राउन कलर। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रेजेंटिन रेड चिली, जो रेड वाला मिर्च होता है ना उसमें। उसके अलावा टोमेटो, कैरोट एट्सेट्रा, इसमें प्रेजेंटिन, ब्राउन algae in the form of फ्यूकोजैंथीन। एक क्वेश्चन पूछता है कि टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है?
क्वेश्चन खूब आता है बच्चों के लिए, लाइकोपीन के कारण। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो कैरोटीन है वही डेरिवेटिव्स हो जाता है ल्यूकोपीन में, लाइकोपीन में। यहाँ पे जो जेंथोफिल है, जेंथोफिल का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है फिकोजेनिन। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, टोमेटो कलर, ये क्वेश्चन आता है, टोमेटो कलर appears red due to lycopene अच्छा विटामिन ए है ना, तो यही जो कैरोटीन है ना बाद में कन्वर्ट कर जाता है किस में, विटामिन ए में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कैरोट है, कैरोट में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। या टोमेटो में क्या होता है आपका, विटामिन ए होता है। तो चूँकि कैरोटीन होता है तो कैरोटीन ही तो विटामिन ए है। एक और लिख लीजिए, एक और आ जाइए, फाइको। ये बताइए कहाँ पाया जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा कहाँ पाया जाएगा, बोलिए। हाँ, अलगी में पाया जाएगा। फाइको मतलब क्या होता है, अलगी होता है। माइको मतलब फंजाई। अब बिलिन्स जो है वो पिगमेंट के लिए आता है, इसी से पता चल जाएगा। तो लिखिएगा प्रजेंटिन अलगी, नाम में ही जो है आंसर है। अब फाइकोबिलिन्स दो तरह का, फाइकोसाइनिन और फाइको इरिथ्रिन। ये कहाँ पाया जाएगा और ये कहाँ पाया जाएगा, है पीजी में, ब्लू ग्रीन अलगी में, बीजीए में। अच्छा हाँ, ये इरिथ्रो किसके लिए आता है, रेड के लिए टर्म आता है। हम लोग बोलते हैं ना इरिथ्रोसाइट्स, तो ये पाया जाएगा रेड अलगी में। ये पाया जाएगा साइनो मतलब साइनोबैक्टीरिया से आया, तो ये पाया जाएगा ब्लू ग्रीन अलगी में। तो लिख लीजिए, इसलिए इसे, ताकि नाम से ही आप आंसर पकड़ लीजिए बाद में। तो प्रजेंटिन ब्लू ग्रीन अलगी, इसमें लिख लीजिए प्रजेंटिन रेड अलगी।
हुआ। ये था पिगमेंट ख़त्म हो गया। अब आइए, पिगमेंट ख़त्म हो गया। अब लिखिएगा कुछ कुछ ग्राफ है, जैसे लिखिएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम।
एक और ग्राफ बनाता हूँ एक्शन स्पेक्ट्रम वाला। फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ये नैनोमीटर में रहेगा, ये डाल लेना आप। ये लैम्डा है, लैम्डा को बोलते हैं ना वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये पिगमेंट का दिखाया है यहाँ पे 122 पे दिखा लीजिएगा। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है लैम्डा, समझते हैं ना, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ, उसी तरीके से ये भी है, ये लैम्डा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो नैनोमीटर में है। और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो किया इधर। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, आप लोग बताइए सब लोग। रेड में। सन का लाइट कैसा होता है? है? सन का लाइट कैसा होता है? ये सन का लाइट येलो दिख रहा है बाहर में। अरे यार, ये भी कार्टून है, अभी देखो तो कैसा दिख रहा है वो, कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है क्या? है, येलो दिख रहा है सन का लाइट, आपको कैसा दिख रहा है? आपको कैसा दिख रहा है? अरे वो घर को नहीं देखना यार, सन का लाइट कैसा दिख रहा है? वाइट दिख रहा है। अरे यार ये तरह तो वाइट ना दिख रहा है, सही बताइए। तो फोटोसिंथेसिस किस में होता है? अरे यार, कुछ ही ऐसे मजाक मत बनाओ इसे। सन का लाइट कोई भी बोलेगा कैसा दिखता है, तो वाइट ही दिखता है ऑब्वियसली, तभी तो वाइट है। नहीं दिखता है वाइट। अरे उसमें भी बता रहा है कि येलो दिख रहा है, रेड कहाँ दिख रहा है? रेड दिखता तो सब रेड ना दिखता, अभी वाइट नहीं दिखता है, सिंपल सा है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होता है? किस में होगा? वाइट में होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो वाइट में बोलना है। नेचुरली अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वाइट में, क्योंकि सन का लाइट तो वाइट ही है ना, उसके बाद ही। हाँ,
ये तो सिंपल क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूछा, मुझे लगा कि आप बता देंगे। तब सन का लाइट ही जब दिख रहा है येलो, तो फिर येलो में हो जाएगा फिर। आप पक कर लेती हो लेकिन हर चीज। हाँ 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 हाँ। मजाक नहीं, सही में बता रहा हूँ आप। अच्छा आप बताइए, आप अगला क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अगर पूछेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट समझते हो आप लोग? किसको बोलते हैं? कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? हैं? लेजर में? अरे लैब में जब काम करते हैं जनरली, लैब में अगर आप काम कर रहे हैं तो लैब में जनरली कौन सा यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करते हैं। तो अब मान लीजिए फोटोसिंथेसिस आप करा रहे हैं लैब में, जैसे कोई देखते हैं ना कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है अंदर में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट चलेगा तो वहाँ पे तो यूज करेंगे आप एक ही लाइट को। वहाँ से वहाँ पे तो आप सन वाला लाइट कहाँ से लाएंगे? बाहर वाला नहीं ना लाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे तो आप अंदर में अपना लाइट यूज करिएगा। तब उस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? रेड में होता है। दिख रहा है ना रेड में। सेकेंड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ब्लू में। सबसे कम कहाँ पे होगा? ये आपको बताना है। वायलेट में होगा। सबसे कम कहाँ पे होगा? उसको लगा कि मेरा सही है, शांत हो गया। कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता ये? ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है? नहीं ना। तो ग्रीन में ना सबसे कम होगा है। सबसे, क्योंकि ग्रीन को तो एब्जॉर्ब ही नहीं करता, ग्रीन को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन में सबसे कम ना होगा। तो अब तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा एग्जाम में। ऐसे पूछ दे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो अगर लिखा रहे नॉर्मल तो व्हाइट में सबसे ज़्यादा, सेकेंड किस में? रेड में, थर्ड किस में? ब्लू में, और सबसे कम किस में? ग्रीन में। बाकी को नहीं मेंशन करते। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट तो सबसे ज़्यादा किस में? रेड में। सेकेंड मैक्सिमम किस में? ब्लू में। और सबसे कम किस में? ग्रीन में। क्लियर हुआ? हाँ। उधर आइए, उधर क्या है? ये वाला ठीक हुआ? क्लियर हुआ? और डिफिनीशन याद रखिएगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या हुआ। तो अगर आप ग्राफ जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में बनाइएगा तो क्या बोलिएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट और रेट ऑफ पिगमेंट एब्जॉर्प्शन के बीच में बनाते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे आप एक एक करके पकड़िए। जैसे ये क्लोरोफिल ए है ना? ये क्लोरोफिल कौन सा है? बी है। और ये कौन सा है आपका? कैरोटीनॉइड है। ठीक है। तो देखा क्या आपने कि जो क्लोरोफिल ए है ना वो कम वाला को कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज़्यादा वाला को क्या करता है? ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ना? ये देखिए, जब जिसका वेवलेंथ कम था तो कम किया, लेकिन ज़्यादा वाला क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। लेकिन बी वाला जस्ट उल्टा है, कम वाला को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब ज़्यादा वाला आया तो वहाँ पे क्या हो गया आपका? कम हो गया ना, जिसका वेवलेंथ। लेकिन कैरोटीनॉइड क्या है कि कम वाला को तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन ज़्यादा जाने लगा तो वहाँ पे फॉल कर गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल ए है वो कम वेवलेंथ को जो है कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज़्यादा वाला को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, मतलब यूनिवर्सल हो गया। लेकिन अगर ये वाला देखिएगा तो कम वाला को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है बी वाला, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो उसको कम एब्जॉर्ब करता है। और कैरोटीनॉइड जो है सिर्फ और सिर्फ लो वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर हुआ? लैंग्वेज में लिखवा दे, नहीं समझोगे इससे? क्यों भूल जाएगा? ये तो ग्राफी में है लिखा हुआ, उसी से पता चल जाएगा कि क्या दिखा रहा है आपको। पता चल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा। इससे पकड़ना ना एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्ब करना। लिखना है तो लिख लो लैंग्वेज में, लिख लो, लिख लो, लिखना है लैंग्वेज में तो लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। इंटरव्यू, मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में गया, पूछ दिया सन का लाइट कैसा होता है, तो वहाँ पे येलो बोल दिए तो वैसे ही भड़क जाएगा फिर जो है।
क्योंकि ये सब नॉर्मल है, जो दिखे वही बोलना है, अपने मन से नहीं बोल देना है। हाँ, जो दिख ही रहा है कि वो वाइट दिख रहा है, ऐसे ही दिखता है कि वाइट है, यहीं से दिख रहा है। अगर अभी रेड हो जाए तो देखिएगा हर चीज़ रेड ही दिखेगा फिर आपको, नहीं दिखेगा रेड इस टाइप का, फिर हल्का हल्का एटमोसफेयर वगैरह शाम का टाइम में हल्का हल्का होता है ना, तब वहाँ पे अलग दिखता है आपको। हाँ, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे पहले, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। अगर आपको ऐसे पूछे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो वाइट में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद रेड में, फिर उसके बाद ब्लू में। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, मैक्सिमम, रेड में लिख लीजिए, सेकेंड मैक्सिमम ब्लू में, और मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे, ग्रीन में। हो गया, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये वाला आता है। आगे लिखिएगा आप, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, एक साथ लिखिएगा। पहले रेड ड्रॉप लिखिएगा, रेड ड्रॉप बाय इमर्सन।
देखिए इसमें भी एक ग्राफ बना लीजिए। इधर आता है ना उसमें, ये वाला पोर्शन आता है उसमें, आ रहा है इसे। अच्छा, इन्हांस मतलब क्या होता है? इन्हांस मतलब बढ़ाना। अढ़ाई बजे से क्लास है आप लोग का? 3 बजे से? तो 2:15 में मैं छोड़ूंगा, ठीक ना? 2:15, कोई दिक्कत? आधा घंटा में आप लोग खाना वाना खा लीजिएगा। अरे 2:15 में छोड़ेंगे, ठीक है ना? 2:30 में नहीं, लेट तुम ना आए, हम आए, हम आके बैठे रहते हैं। हम आके बैठे रहते हैं, आप लोग आते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? मेरे क्लास रहता है ना।
मुझे क्लास रहता है ना, मैं बैठा क्या करूँगा, मुझे जाना है, फिर भागवा के फिर क्लास लेना है मुझे। लिख लिए। देखिए होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। इमर्सन वाले में उसमें हुआ क्या कि जो इमर्सन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया नॉर्मल लैब में। एक्चुअली ये लैब का एक्सपेरिमेंट है। तो लैब में जब काम किए तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय क्या देखा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो 700 तक काउंट करते हैं, लेकिन और जो लाइट का जो वेवलेंथ है रेड वाले का वो 700 तक लेते हैं ना। बताया था आपको 400 टू 700, याद होगा आपको PAR का जो वैल्यू है। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जब चेक किया तो क्या देखा कि जब 680 नैनोमीटर पे जब आता है तो वहीं पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या कर जाता है आपका, फॉल कर जाता है। और 680 किसका वेवलेंथ है, रेड का है ना। तो जब रेड का जो वेवलेंथ है तो 700 भी नहीं जा रहा है, 680 नैनोमीटर से जैसे ही हल्का सा 681 भी करते हैं ना तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप बोलते हैं। सिंपल मीनिंग यही है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताइए रेड ड्रॉप बैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरिया में होगा रेड ड्रॉप, बैक्टीरिया में होगा रेड ड्रॉप, होगा ना, क्यों होगा। बैक्टीरिया में रेट ऑफ फोटो कितना पे दिखाया था, देखो तो, बैक्टीरिया में लिखवाया था, देखो तो कॉपी में। अरे ऐसे ही कुछ भी बोलता है बैठे बैठे जो है, खाली गलत ही बोलता है। तो तुम बोल रहा है कि यूवी लाइट में बताया आपने, तो अरे होगा रेड ड्रॉप है। देखिए ना उसमें हमने बताया कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है इंफ्रारेड पे, मतलब 760 से ज़्यादा पे, जनरली 890 पे बोलते हैं। और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना पे फॉल कर जा रहा है, 680 पे ही फॉल कर जा रहा है, तब होगा रेड ड्रॉप, नहीं ना होगा, वही तो बोल रहा हूँ। तो बैक्टीरिया में नहीं होगा क्योंकि उसके लिए चाहिए उतना। और ये तो जब 680 पे ही फॉल कर जा रहा है, और कहाँ 760 से भी ज़्यादा चाहिए। जनरली हम लिखवाएंगे बाद में कि बैक्टीरिया के लिए वेवलेंथ कितना चाहिए, 890 नैनोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो बैक्टीरिया के केस में रेड ड्रॉप नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बैक्टीरिया में रेड ड्रॉप होता है,
तो नहीं होता। अब क्या हुआ कि इमर्सन जो थे फिर से एक और एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने क्या देखा कि जब 680 नैनोमीटर पे जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल कर जाता है तो इसको बढ़ाया कैसे जाएगा। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है लाइट का दो वेवलेंथ लिया, एक लिया आपका 680 से ज़्यादा वाला, एक लिया आपका 680 से कम वाला। तो 680 से कम वाला में कितना ले लीजिए आप, 679 ले लीजिए, 660 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपको मन करे। 680 से कितना ले लीजिए, 681 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 710 ले लीजिए, जितना भी लीजिए। तब इन्होंने क्या कहा कि कम वाला को और ज़्यादा वाला को जब दोनों को मिलाकर एक साथ यूज किया तब देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। इन्हांस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। तो इमर्सन ने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया वो कौन सा था आपका, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। और कैसे बढ़ेगा, तो लाइट के दो डिफरेंट वेवलेंथ को, एक वन लेस देन 680 नैनोमीटर एंड अनदर ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्रप्टली क्या कर गया, वहाँ पे इंक्रीज कर गया। दिया होगा एनसीईआरटी में भी दिया होगा, ये तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा इमर्सन, इसको हटा दो ये वाला, लिखिएगा इमर्सन यूज्ड लिखिएगा इमर्सन यूज्ड टू डिफरेंट wavelength of light in which one is less than 680 nanometer and another greater than 680 nanometer, then rate of photosynthesis increases ये देखिए आप, देखिए इसको नीचे क्यों बनाया पता है ना आपको पता है ना अभी कि 680 से कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या, सॉरी 680 से ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो इसका कम है, इसका क्या है, थोड़ा इससे ज़्यादा है। लेकिन जब दोनों को एक साथ यूज किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर गया,
इंक्रीज करिए, हाई हो गया, बना लीजिए इसको। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। ये दिया है सब ग्राफ, यही तो है सब, यही सब है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, जो भी बताया, एक्शन स्पेक्ट्रम इसी के अंदर में होगा, ये तो है। एक और बताता हूँ इसमें क्वांटम वाला पहले, फिर मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। एक लिख लीजिए, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट लिखिएगा, नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल, या इसे लिखिए द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा समझते हैं आप लोग? एक आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, जो बताया जाता है कि जो एनर्जी जो है वो पैकेट के रूप में आता है, वही क्वांटा है। द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ वन मोल ऑफ O2 इज कॉल्ड। तो एक तो ये डिफिनीशन होगा जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये एग्जाम में ये नहीं आएगा कि क्वांटम रिक्वायरमेंट का डिफिनीशन क्या आएगा। ये पूछेगा कि कितना ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट जो है वन मोल ऑफ O2 को इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए क्वांटम यील्ड निकाल देते हैं। चैप्टर अच्छा है फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा बस समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि अब सिर्फ साइकिल आएगा। अब जो बाकी का 2 क्लास है ना, उसमें पूरा साइकिल ही पढ़ना है। तो लिखिएगा, एक इसी में क्वांटम यील्ड, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो 8 क्वांटा ऑफ लाइट, 8 quanta of light required, 8 quanta of light required for evolution of 1 mole of O2। तो अब यहाँ से कभी पूछेगा आपसे कि 1 O2 मोलिक्यूल के लिए कितना क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए, 8 ना, तो 1 रहेगा तो कितना होगा 1/8, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा क्वांटम यील्ड हमेशा किस में निकालते हैं, 100 में, परसेंटेज में, तो कितना आ जाएगा आपका 12.5%। लिख लीजिए,
तो ये वाला लाइन याद रखना है, पहला वाला ये जो था ना, ये आपसे क्वेश्चन में आएगा। लिख लिए? हाँ जी, तो ये था आपका पहला अब हेडिंग दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हेडिंग दीजिएगा, ये बेसिक जो था सब पूरा बता दिया। वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा आपने, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर से कब पढ़ के आना अगला दिन। हाँ, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक मैं बताऊंगा नहीं वो वाला। तो एक बार जो है, एक बार फिर समझ में आ गया? आगे समझ में, चलिए समझ में आ गया तो फिर तो बातें खत्म है। आप लोगों ने तो पढ़े नहीं, आप जो बुक वाला जो बोला था आज पढ़ के आएंगे। हाँ, नहीं, जब नहीं पढ़ेंगे जब तक बताएंगे नहीं है। 1 मिनट 10 5 मिनट करना है जाकर। हैं क्या है उसमें? है कुछ नहीं, बस जाके 1 2 बार रीडिंग मार देना है उसको। अरे उस शुरुआती में ही है, जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है ना, पहला 2 पेज वही, उसको पहला ही ओपन करिए ना, उसमें शुरुआती में ही होगा फोटोसिंथेसिस में। वो इस तरह से होगा कि मान लीजिए माइस है, कैंडल जला के रखा तो कैंडल उसमें वहाँ पे, हाँ वो वाला पूरा उसको पढ़िएगा, शुरुआती वाला। वो वाला नहीं, ऐसे करिए तो दिखाइए मुझे। हाँ वही 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 है, वही है, वही है, वही है। हेडिंग दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट दिन उसको समझा देंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट को। लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बताओ, एक ग्रुप ऑफ क्वांटासोम का नाम सुना है आपने? क्वांटासोम, ये सब बताया गया होगा आपको फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह में। जब बहुत सारा क्लोरोफिल को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। नहीं तो लिख लो आप लोग यहाँ पे, अगर कभी पूछे क्वांटासोम क्या होता है, तो 230 to 240 क्लोरोफिल, मतलब जब बहुत सारा क्लोरोफिल को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? क्वांटासोम। 230 to 240, ये अलग से लिख लीजिएगा, इसमें नहीं, अलग से लिख लीजिए। 230 to 240 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टुगेदर फॉर क्वांटासोम। एक लाइन और, फिर उसके बाद
पूछेगा आपसे कि फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन सा होता है, इसी को बोलते हैं, क्वांटासोम को ही बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। कहीं कहीं पे 240-50 भी लिखता है, अप्रोक्सीमेटली यही है। लिख लिए, हटा रहा हूँ इसको। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो तरह का है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो होता क्या है, तो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसमें टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। बताइए आप लोग, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रैना में। डार्क कहाँ होता है? आप बताइए, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क में, मतलब कौन से सेल ऑर्गेनल्स में? सेल ऑर्गेनल्स, पहले ऑर्गेनल्स का नाम जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है आपने? तो क्लोरोप्लास्ट में एक जगह है जहाँ पे होता है, नहीं सुना आपने? आप पढ़ाई नहीं करती हो आप। स्ट्रोमा में होता है, पढ़ना चाहिए ना थोड़ा। लिख लीजिए, टेक्स प्लेस इन, या इसे लिखिएगा साइट ग्रैना ऑफ। थोड़ा सा ये सब तो बेसिक है ना, एक बार मैंने बोला था, शायद याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक बार देख के आइएगा, बोला था ना, जरूर बोला होगा। यहाँ पे लिखिएगा टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर इसमें लिखिएगा एटीपी एंड NADPH2 synthesized। इसमें ATP एंड NADPH2 यूटिलाइज्ड। इसमें ATP और NADPH2 का एक यहाँ पे ATP और NADPH2 को ना एक साथ बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। ATP और NADPH2 को एक साथ पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमिलेटरी पावर, तो ATP प्लस NADPH2 प्लस कर लीजिए,
या एंड लिख लीजिए, एक ही बात है। हैं? अरे वो अभी अलग है ना, वो तो अभी आगे बात करेंगे। स्ट्रोमा लैमिला अलग है, स्ट्रोमा अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ ना है। NADPH2 का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? लिखवाया है ना मैंने पहले कभी। निको रिड्यूस्ड लगा देंगे पहले, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नहीं पता तो लिख लो आप लोग, नहीं पता तो लिख लो। NADPH2 का रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP के तो जानते हैं आप लोग, पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहीं से पढ़ना है, पहले लाइट डार्क रिएक्शन में 3 पढ़िएगा। डार्क रिएक्शन को बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन में आपको 3 पढ़ाएंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। कैम साइकिल, CAM कैम, कैम साइकिल। आप जो बोल रहे थे ना स्ट्रोमा लैमिला, तो इसमें आएगा फिर लाइट रिएक्शन में 2 पार्ट आएगा। तो स्ट्रोमा लैमिला इसका स्ट्रोमा का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? किसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला? हाँ, 2 को जोड़ता है तो ग्रैना का पार्ट हो गया, समझे? नाम जरूर है स्ट्रोमा लैमिला, लेकिन वो पार्ट किसका है? तो उसमें 2 नाम है ना, एक है आपका फोटो सिस्टम 1, एक कौन सा पढ़ते हैं? फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लैमिला में। लेकिन फोटो सिस्टम 2 कहाँ पे होता है? ग्रेना लैमिला में। ठीक है, तो वो अलग से पढ़ा। अब वही पढ़िएगा, फिर उसमें भी पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक वाला। तो ये एक क्लास में ये हो जाएगा, और एक क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये एक क्लास में ये भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, लेकिन एक क्लास में पहले तो यही होगा अलग कंप्लीट। इसमें ना पता है आपको, C3 साइकिल कंप्लीट एक क्लास लेता है। C3 साइकिल ही बहुत बड़ा है। तो C3 साइकिल के साथ एक और पढ़ाते हैं फोटो रेस्पिरेशन, तो वो दोनों एक क्लास में हो जाता है। 2-3 क्लास और लगेगा, एक क्लास और 2 क्लास इसमें रखिए, 3 क्लास में खत्म। अब बैक टू बैक 5 साइकिल पढ़ना है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब दिया होगा NCERT में। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं बता दूँ थोड़ा सा बताए। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर जैसे ऐसे होता है ना, ये देखिए कितने मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है? 2 से होता है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका थाइलाक्वाइड, ये भी हो गया आपका थाइलाक्वाइड, और थाइलाक्वाइड का ही दूसरा नाम है ग्रेना लैमिला। ये देखिए, ये हो गया आपका, फिर ये हो गया, है ना। तो ये थाइलाक्वाइड है, ये ग्रेना है, और ये स्ट्रोमा लैमिला है। इसमें DNA होगा, DNA होगा इसमें।
कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। 70s होगा, वो भी होगा, ऐसे होता है। और थाइलाक्वाइड को ही दूसरा नाम बोलते हैं ग्रेना लैमिला। तो ये देखिए, ये स्ट्रोमा है, ये पूरा जो बीच वाला है ना वो स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स। ये सर्कुलर डीएनए हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। हो गया, एक बार रफली बता दिया। क्लोरोप्लास्ट में दिया होगा, सेल में, सेल में जाइए, वही तो है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, आगे होगा। ये देखो, एक्चुअली वो डिस्क टाइप का होता है, इसलिए वो डिस्क टाइप का बनाया है। जितने भी जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डिस्क टाइप का होता है, हायर प्लांट्स का। हैं जी? सिलेजिनेला में कुछ बोल रहे थे, नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है, यहीं तक। ठीक है, जाइए आप लोग एंजॉय करिए, थोड़ा खाना वाना खा लीजिए।